प्रोस्टेट कैंसर में यूजुअली कोई सिम्टम होता ही नहीं है। बोन्स में पेन होना, शरीर में कमज़ोरी आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, यूरिन में ब्लड आना। मान लो कि ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ जो डायरेक्ट जेनेटिक रिलेटेड हैं उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਫੈਕਟਫੁਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? रेडिएशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसको हम कई बार प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कैंसर डायग्नोज भी होता है, ये इंटीमेट रिलेशन से किसी भी पर्सन को नहीं फैलता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਕਦਰ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ? देखो, प्रोस्टेट हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट होता है, पर जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, खासकर 50 साल की उम्र से ज़्यादा, तो इस ग्लैंड के अंदर, इस ददूत के अंदर कैंसर बनने का रिस्क जो है वो रहता है। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर का चांस भी बढ़ता जाता है, और कई बार ये जो कैंसर है ये ख़तरनाक रूप ले लेता है और ये एग्रेसिव हो जाता है, और किसी किसी कंडीशन के अंदर ये प्रोस्टेट से बाहर भी निकल सकता है और ये बाकी बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अगर ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੋਸਿबिलिटी है कि ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ? तो अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर की बात करूं तो ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि अगर 60 साल से ऊपर की अपनी उम्र है तो लगभग 10% यानी 10 में से एक व्यक्ति को ये कैंसर हो सकता है। और वहीं अगर 80 साल से ऊपर की उम्र की बात करें तो 25% तक इसकी पॉसिबिलिटी है, यानी 4 में से एक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है। कुछ खास कारण होंगे इसे? प्रोस्टेट कैंसर का जो सबसे मेजर रीज़न होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसके एक्सपोजर की वजह से ये कैंसर डेवलप होता है। हमारी बॉडी की जो बेसिक फिजियोलॉजी है उसी की वजह से प्रोस्टेट के ग्लैंड के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है और कभी कभी वो एबनॉर्मल ग्रोथ बन के कैंसर बना सकती है। लेकिन इसके अलावा भी अपना जेनेटिक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस परिवार में फादर्स को, ग्रैंडफादर को, ब्रदर्स को कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की या प्रोस्टेट की और प्रॉब्लम्स की दिक्कत रही हो, उनको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। स्मोकिंग अगर कोई फैमिली में कोई करता है तो उससे भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क जो है बढ़ जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि अगर जो हमारा आज की डेट में वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो रहा है, बाहर के तौर तरीके से खाना पीना, बाहर के तौर तरीके से रहना सहना, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ हो रहा है, जीन्स या पैंटा बहुत टाइट हो रही है, कुछ इसका बॉडी पे इफेक्ट है? देखो, बॉडी पे इसके काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे असर पड़ते हैं। हमारे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर उसके काफ़ी फ़र्क पड़ते हैं, बट प्रोस्टेट के कैंसर से रिलेटेड मैं इसका रीज़न डायरेक्टली नहीं बोलूँगा। प्रोस्टेट कैंसर हमारे पहनावे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, प्रोस्टेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रूर पहनावे से या टाइट कपड़ों की वजह से एग्रीगेट हो सकती हैं। सो डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी होवे ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। देखिए, प्रोस्टेट एक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अक्सर कहते हैं इट इज़ अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि ये प्रोस्टेट जब कैंसर इसमें डेवलप होता है तो इसमें मैक्सिमम टाइम कोई सिम्टम्स नहीं आता। इसमें मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स को कुछ भी पता नहीं लगता कि उनको उनकी बॉडी के अंदर ये ग्रोथ डेवलप हो रही है। आप यकीन नहीं करोगे, मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट जिनको हम देखते हैं, जिनको हम डायग्नोज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर, उनको यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या, कोई सिम्टम होता ही नहीं है।
20% लोगों में यूरिन बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, जो नाइट में यूरिन पास करने के लिए ज़्यादा उठना, ये इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनको हम यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं। बट 80% लोगों में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता। हालांकि प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ब्लड टेस्ट है, एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको हम कहते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो ब्लड टेस्ट है ये हम ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिकमेंड करती हैं कि इस टेस्ट को साल में एक बार हर पुरुष को कराना चाहिए। और अगर अपनी बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा है या इनिशियल फेज़ में है या अर्ली स्टेज में है तो भी ये ब्लड टेस्ट उसको डिटेक्ट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। सो जिमें कि ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈंट ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। काफ़ी जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी जो स्टेज है वो क्या है, हमारी ओवरऑल सिम्टम्स क्या हैं और हमारी बीमारी कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है, उसका ग्रेड क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हम स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पे भी हैं तो भी इन प्रोस्टेट कैंसर का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरीके से पॉसिबल है, कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। उसमें हम अलग अलग मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हमारी हार्मोन थेरेपी है, रोबोटिक सर्जरी है, उस टाइप की हमारी बहुत सारी मोडेलिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं और उनको किया जा सकता है। जहाँ तक बात आती है स्टेज 4 की, जो कि हम लास्ट स्टेज कहते हैं, इवन प्रोस्टेट कैंसर में लास्ट स्टेज पे भी हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें हार्मोन थेरेपी से लेके कीमोथेरेपी से लेके रेडिएशन और बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं हम यूज़ करते हैं। एंड इवन स्टेज 4 में भी हमारा जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी सालों के अंदर रहता है, हम पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक एक अच्छी लाइफ क्वालिटी दे पाते हैं। सो डॉक्टर साहब, अक्सर ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ 1 2 3 4 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 1 ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ 2 ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3 और 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦੇ हैं। तो देखिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर की, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, प्रोस्टेट कैंसर में यूजुअली कोई सिम्टम होता ही नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का स्टेज 1, स्टेज 2 और काफ़ी बार स्टेज 3 में भी हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। हमें सिर्फ ब्लड टेस्ट से, स्कैन से, बायोप्सी से ही ये जो टेस्ट है, ये डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होता है। हालांकि जो हमारा स्टेज 4 है उसमें हमें काफ़ी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बोन्स में पेन होना, शरीर में कमज़ोरी आना, वज़न कम होना, भूख कम लगना, यूरिन में ब्लड आना, ये इस टाइप के जितने भी सिम्टम्स हैं हमारे, वो जनरली हमें स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर में ही देखने को मिलते हैं। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर का आज की तारीख में जो सबसे बेस्ट और आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो प्रोस्टेट में ग्लैंड में हमारा जो कैंसर डेवलप हो रहा है, हम उस पूरे प्रोस्टेट को ही कम्प्लीटली जड़ समेत ही रिमूव कर देते हैं। जब प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है तो उससे हमारा कैंसर जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, पूरी तरीके से क्लियर आउट हो जाता है और जो यूरिन का नॉर्मल रास्ता है हम उसको वापस रिकनेक्ट करके उसको वापस जोड़ देते हैं। नॉर्मल तरीके से ही पर्सन को यूरिन पास होता है। इसके अलावा अगर हमारी स्टेज एडवांस हो, जैसा मैंने मेंशन किया, हार्मोन थेरेपी, टैबलेट्स, इंजेक्शंस और कुछ केसेस में कीमोथेरेपी जैसी चीज़ें जो हैं वो भी प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, उस तो बाद की कुछ उसमें जोड़े कि ध्यान रखने वाली गल्लां होंगी? देखिए, कुछ बहुत बेसिक प्रिकॉशंस होती हैं जो हम हर पेशेंट्स को समझाते हैं। जैसे हमने चलना फिरना, हमारा ऑपरेशन के बाद हम नेक्स्ट डे स्टार्ट कर देते हैं, हमारी वॉक जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। ऑपरेशन के बाद हम डाइट भी हम स्टार्ट कर देते हैं विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर हम डाइट स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैक्सिमम पेशेंट्स को हम दूसरे से तीसरे दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर देते हैं। पर हमारी जो एडवाइस है वो रहती है कि आप अपना बेसिक हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, हैवी वजन ना उठाएं, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। पर 1 महीने की रिकवरी के बाद हमारी सारी बेसिक एक्टिविटीज़, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ जाती है। सो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ,
पर ਤੁਸੀਂ कह रहे हो तीजे दिन बंदा एक्टिव हो सी ये ही ब्यूटी है, यही बेनिफिट है हमारे रोबोटिक सर्जरी का। तो रोबोटिक सर्जरी जो है उसमें हम सारा जो ऑपरेशन है वो छोटे छोटे कट से, बारीक बारीक कट से करते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये आता है कि पहला बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, तो उससे हमारी जो बॉडी के जो कैटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा नहीं होता और बॉडी जल्दी रिकवर करती है। पेन कम होता है तो पेशेंट को भी मूवमेंट करने में और चलने फिरने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आती। और तीसरा, रोबोटिक के सर्जरी के माध्यम से जो हमारा ब्लड लॉस है, ब्लीडिंग जो है ऑपरेशन के दौरान, वो काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा घट है। तो उससे बेनिफिट ये है कि पेशेंट को वीकनेस फील नहीं होती, रिकवरी जल्दी फील होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो विदिन 12 से 14 घंटे के अंदर ही अपना चलना फिरना और बेसिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ केस हो गए? काफ़ी ज़्यादा। सो जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे फादर को है या ब्रदर्स को है, बड़े ब्रदर्स को है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है तो जो डायरेक्ट जेनेटिक रिलेटेड हैं उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम उनको स्पेशल प्रिकॉशंस और स्पेशल एडवाइस देते हैं कि आप अपना PSA का टेस्ट थोड़ा सा अर्ली स्टेज से, यानी कि 45 की एज के बाद ही शुरू कर दो। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीमारी हमें सही टाइम पे और सही स्टेज पे डिटेक्ट होती है तो उसका कंप्लीट क्योर, कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ईजिली पॉसिबल है। अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी को ये बीमारी है तो डबल से ज़्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ है कि उसके ऊपर पार्टनर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े? बिल्कुल नहीं। सो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर हमें कैंसर डायग्नोज भी होता है, ये इंटीमेट रिलेशन से या फिर किसी भी तरीके से हमारी घरेलू कार्य से किसी भी पर्सन को नहीं फैलता। सो कैंसर जो है वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती है। सारे ही फैमिली मेम्बर्स या अपने परिवार वाले सब लोग इससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। हालांकि किसी भी पर्सन, जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेम्बर्स में जेनेटिक्स की वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़रूर हैं, बट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैंसर लगने का चांस नहीं होता। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਰੋਬੋਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट ਕੀ है? सी रोबोटिक में भी बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोबोट जो है वो सिर्फ एक मशीन है। रोबोटिक मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें वो औजार, वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है जिससे हम सर्जरी करते हैं, पर सर्जरी रोबोट नहीं करता। सर्जरी सर्जन को ही करनी पड़ती है, डॉक्टर को ही परफॉर्म करनी पड़ती है। और उस सर्जरी को परफॉर्म करने में उसका जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो केसेस के एक्सपीरियंसेस हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ केसेस के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब हमारा मैटर करता है। इसके अलावा रोबोट जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस्ड वर्जन की है या नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी में यूज़ हो रही है, ये सारे फैक्टर्स भी हमें हेल्प करते हैं। सो कहने को बारीक बारीक डिफरेंसेस हैं हर टाइप की मशीन के अंदर, पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मशीन का अवेलेबल होता है, हम उसी से ही सर्जिकल परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं। सो डॉक्टर साहब, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ उस चीज़ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ पोस्टेट ਦਾ खतरा होता? बिल्कुल नहीं। सो इन सारी मेडिसिन्स का या कोई भी हमारी बेसिक हैबिट्स का हमारी प्रोस्टेट में कैंसर होने पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे मन के वहम या मिथ हैं जो हमारे लोगों में या पॉपुलेशन में लोगों के पास अक्सर सुनने को मिलते हैं, बट इसका रियलिटी से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। सो हमारी नॉर्मल हेल्दी फैमिली लाइफ या फिर अगर हमने कोई मेडिसिन भी कभी यूज़ करी हैं तो उनका प्रोस्टेट कैंसर पे कोई इम्पैक्ट या कोई असर उस पर नहीं आता है। सो जिमें कि बहुत सारे अजकल थैरेपीज चलिया हुई ने कि प्रोस्टेट के उपर कोई अजिही इफैक्टफुली थैरेपी है जिसनों ਆਪਾਂ बिना ऑपरेट तो ही ठीक कर सकते हैं? देखो, प्रोस्टेट के ऊपर हमारी इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती। इम्यूनोथेरेपी के रोल्स बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर या प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन रेडिएशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसको हम कई बार प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि रेडिएशन थेरेपी
कि अपने खुद के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हम जनरली प्रेफर करते हैं कि हम रेडिएशन उन्हीं पेशेंट्स को एडवाइस करें जिनकी ओवरऑल फिटनेस जो है वो सर्जरी के लिए ना हो। सो कई बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेड रिडन हैं, या जिनकी सर्जिकल फिटनेस ही नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा विलिंग ही नहीं है सर्जरी के लिए। सो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास हार्मोन थेरेपी प्लस रेडिएशन का एक ऑप्शन रहता है। बट रेडिएशन फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बन पाता, क्योंकि फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में हमारा एम होता है कि बीमारी पूरी तरीके से बॉडी से रिमूव हो और उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम आए। तो ये दोनों ही बेनिफिट जो हैं वो हमें रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बेस्ट ऑप्शन में मिलते हैं। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर देखो, प्रोस्टेट कैंसर का अगर ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है और अगर हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना है तो यूजुअली तो हम एडवाइस करते हैं कि हम अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह कंफर्म फ़ोन पे नंबर्स अवेलेबल होते हैं उससे हम बुक करें। और अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो 1 मंथ का टाइम अपने लिए लेके आएँ, क्योंकि अगर वो हमारे पास आते हैं और हम विद इन 4 to 5 डेज़ भी अगर सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते वो उसके बाद कंट्री में रहें, हमारे इंडिया में रहें, ताकि अपना जो रिकवरी है वो हमारे फॉलोअप में हो, हमारी डायरेक्ट अंडरविजन में हो। हालांकि काफ़ी पेशेंट्स 1 महीने बाद ट्रैवल भी करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में वापस जाते हैं, चाहे फिर वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस या कनाडा वगैरह, या यूके से भी हमारे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, लंदन से। सो जब वो वापस जाते हैं वो फिर हमसे टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करते हैं और अपने रिपोर्ट्स और बीच बीच के जो फॉलोअप है वो हमें शो करते रहते हैं। सो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हम चाहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आना चाहते हैं तो फिर वो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम अपने लिए ज़रूर लेके आएँ। ਸੋ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, तो कितना आम पब्लिक के बजट के ਵਿੱਚ देखिए, वो रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें और ख़ासकर ये जो कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरीज़ की, प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर हम बात करें तो इसका कॉस्ट लगभग 6 लाख के आसपास टोटल इसका कॉस्ट आता है। और ये जो कॉस्ट है ये थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस और वेरिएशन रहता है, बट इसके अंदर कंप्लीट सर्जिकल ट्रीटमेंट, कंप्लीट क्योर या जो अपना ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल है वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर इसमें हो जाता है। सो ये और इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट पैनल से होते हैं या फिर जिनकी खुद की कुछ इंश्योरेंसेस होती हैं। सो वो सारे इंश्योरेंसेस और गवर्नमेंट पैनल्स जो हैं वो हमारे यहाँ कवर होते हैं। सो दैट इज़ मतलब वो उसका कभी यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।